हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है तुलन पत्र या बैलेंस शीट। तो आपको पता है 11th में सबने पढ़ा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कंपनी के लिए वो होती है बैलेंस शीट या तुलन पत्र। हिंदी में इसे कहा जाता है तुलन पत्र और इंग्लिश में कहा जाता है इसे बैलेंस शीट। आपको पता है हम जो ये सीरीज कर रहे हैं लेक्चर की वो हिंदी मीडियम के लिए, ये पूरी हिंदी में होगी, पर साथ में हम इंग्लिश वर्ड भी टर्म यूज करते जाएंगे ताकि आगे आपको जनरल नॉलेज के लिए ये भी याद रहे कि इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है। बाकी ये सीरीज पूरी हिंदी में होने वाली है। तो जो बैलेंस शीट है, क्योंकि अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके बाद सब कुछ हिंदी में होने जा रहा है, तो ये जो बैलेंस शीट या तुलन पत्र आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है। अब जो 11th में आपने पढ़ा था ये कुछ कुछ वैसा ही है और कुछ कुछ अलग भी है। वैसे तो थोड़ा बहुत अलग फॉर्मेट इसलिए है क्योंकि 11th में जो आपने पढ़ा था वो एक सिंगल जो एकाकी व्यापारी होता है उसके हिसाब से, कि एक व्यापारी जो होता है उसके यहाँ बैलेंस शीट किस तरह की होती है, तो उसके यहाँ जैसे संपत्तियां किस तरह की होगी या दायित्व किस तरह के होंगे वो उसके हिसाब से था। उसका रोकड़, उसके जो बाकी चीजें संपत्ति में जैसे भूमि भवन, तो एक व्यापारी जब व्यापार करता है सिंगल आदमी तो उसकी व्यापार के अंदर भूमि भी होगी, बिल्डिंग भी होगी वगैरह ऐसी चीजें। यहाँ जो बैलेंस शीट बना रहे हैं ये कंपनी के हिसाब से बना रहे हैं कि कंपनी के पास किस तरह की संपत्ति, किस तरीके के दायित्व होते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पहले भी कहा है कि 11th का फॉर्मेट और 12th के फॉर्मेट में दोनों में काफी अंतर है, तो वो अंतर आपको यहाँ पे नजर आएगा। 11th में जो फॉर्मेट था वो टी शेप था, यानी कि एक तरफ अपने दायित्व और एक तरफ संपत्तियां होती है। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट के फॉर्मेट में पहले ऊपर दायित्व आ जाएंगे और नीचे संपत्ति आएगी। बाकी ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं। दूसरी बात एक और बात बता देता हूं मैं आपको, इस चैप्टर के अंदर आपको इस बैलेंस शीट को बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। हमारा जो राजस्थान बोर्ड है इसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं है। मैंने पहले बताया था बहुत सिंपल सा चैप्टर है, सिर्फ थोड़े छोटे थ्योरी के क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो यानी कि ये बैलेंस शीट आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक नॉलेज हो जाए, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर में जब आप बार बार बैलेंस शीट बनाओगे, तुलन पत्र बनाओगे, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये तुलन पत्र होता कैसा है। तो आपको ये जरूरत नहीं है यहाँ पे कि आप पूरा पूरा रट्टा मारो इसको कि कौन सी चीज कहाँ आएगी, कहाँ पहले क्या क्या चीजें आने वाली है लायबिलिटीज में या दायित्व में, और कौन कौन सी चीजें संपत्ति में आएगी। यहाँ सिर्फ आपको एक तो देख के समझना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है तुलन पत्र। अब तुलन पत्र में होता क्या है, नोट सबके पास पहुंच चुके हैं घर पे। अब देखते हैं तुलन पत्र। तुलन पत्र में सबसे पहले ऊपर नाम आ जाता है तुलन पत्र का कि ये स्टेटमेंट क्या है, कौन सा खाता है, ये तुलन पत्र। खाता तो नहीं कहेंगे, विवरण कहते हैं इसे। तो ये तुलन पत्र, सबसे पहले नाम लिख दिया, ये क्या चीज है, तुलन पत्र। अब आगे बढ़ो, वर्षांत 31 मार्च को, ये सबको पता है, 11th में सबने पढ़ा हुआ है कि अधिकतर ये वर्ष के अंत में बनाया जाता है। उसे बनाया कभी भी सकते हैं, बाकी आमतौर पर बनाया जाता है वर्ष के अंत में। तो तुलन पत्र जो बनाएंगे हम वर्ष के अंत में, और आपको पता है कॉमर्स का वर्ष का अंत कब होता है, 31 मार्च को। तो तुलन पत्र वर्षांत 31 मार्च को। इसके बाद अब यहां कॉलम की बात करते हैं। ये कॉलम होता है विवरण, यानी सारी जानकारी जो यहां पर आएगी, और ये होता है वर्तमान वर्ष और गत वर्ष। इसमें एक चीज मिसिंग है यहाँ पे जो नोट्स पे, नोट नंबर। तो ये नोट नंबर फिलहाल हमारा खाली रहेगा ये कॉलम, तो आपके नोट्स में सबके पास अवेलेबल है, वहां पे है नोट नंबर भी कॉलम। तो ये तो हो गया विवरण, सारी चीजें जो मदे हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। और नोट नंबर में अब इन्हीं के बारे में अगर डिटेल लिखना हो, इनके बारे में डिटेल जानकारी हो, तो नीचे एक नोट नंबर है, वहां पे नोट में बना के सारी जानकारी लिखी जाती है। तो ये नोट नंबर उसको दिखाता है। फिलहाल हमें इसका यूज नहीं करना है, हमें तो खैर पूरी बैलेंस शीट भी नहीं बनानी है, पूरा तुलन पत्र भी नहीं बनाना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखनी है इसकी। बाकी चैप्टर हमारे लिए, राजस्थान बोर्ड के लिए बिल्कुल थ्योरेटिकल, थ्योरी वाला। अब अमाउंट की बात, यहाँ पे आती है राशि या अमाउंट। तो जो आपने 11th में पढ़ा है तो हम सिर्फ एक वर्ष का लिखते हैं। हम इतना तो पढ़ चुके हैं कि वित्तीय विवरण जो होते हैं वो तुलना, क्योंकि अगर सूचना है उसकी तुलना नहीं कर सकते तो उतना उससे हम ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। जैसे मान लो कंपनी है, उस कंपनी के लिए कहा जाए कि इसकी बिक्री है 5 लाख रुपए, तो हमें नहीं पता वो अच्छा काम कर रही है बुरा काम कर रही है। पर अगर हम ये कहें कि बिक्री पिछले साल 4 लाख थी, इस साल 5 लाख हो गई, तो इसका मतलब बिक्री बढ़ गई। पिछले साल 4 लाख की बिक्री थी, इस साल 5 लाख की बिक्री। तो तुलना करना इंपॉर्टेंट है। तो हम यह क्या करते हैं, 2 साल के अमाउंट लिखे जाते हैं। एक होता है वर्तमान वर्ष और एक होता है गत वर्ष। गत वर्ष मतलब पिछला साल। तो आमतौर पर जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसमें 2 साल का अमाउंट लिखा जाता है, एक लिखा जाता है इस साल का और एक लिखा जाता है पिछले साल का। तो ये बेसिक फॉर्मेट है, विवरण, नोट नंबर, उसके बाद वर्तमान वर्ष और गत वर्ष। अब इसके अंदर क्या चीज आती है, जरा उनकी बात भी कर लें। आपको पता है कि 2 मुख्य पक्ष हैं, एक है देयताएं और एक संपत्ति।
देयताएं मतलब लायबिलिटीज और संपत्ति को बोलते हैं अंग्रेजी में एसेट्स। अब यहाँ बात कंपनी की हो रही है, तो देयताएं का नाम थोड़ा सा और बढ़ गया, समता एवं देयता। ठीक, आपको पता है कि जब आपने 11वीं में पढ़ा था तो जो दायित्व पक्ष था उसमें दो चीज आती थी, एक तो दायित्व आते थे ऋण वगैरह, और एक आती थी पूंजी या कैपिटल। व्यापारी की जो पूंजी है वो भी दायित्व होता है, तो वहां पर वो दो चीजें शामिल होती थी देयताएं। अब यहाँ पे क्या होता है, बड़ी कंपनी की बात हो रही है, तो बड़ी कंपनी में कोई मालिक पूंजी नहीं लग रहा वहां पे पूंजी अलग टाइप से होती है जिसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। इनकी पूंजी क्या होती है, अंशों में होती है। इनकी बात अपन बाद में करेंगे जब अंशों वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तो बेसिकली पहले बात आती है, देखिए ये जानते हैं बैलेंस शीट में दो पक्ष होते हैं, एक दायित्व और संपत्ति, लायबिलिटीज और एसेट्स। पहले हम उस लायबिलिटी वाले को, उस दायित्व वाले पक्ष को लिखते हैं और बाद में संपत्ति वाले पक्ष को लिखते हैं। तो बात कर ले संपत्ति वाले, सॉरी दायित्व वाले पक्ष की। इसका हेडिंग होता है समताएं एवं देयताएं, यानी कि सारे के सारे, समता मतलब पूंजी, तो समता पूंजी जिसे कहा जाता है। तो समता यानी इक्विटीज और देयताएं लायबिलिटी। तो सबसे पहले तो हमारा दायित्व शब्द जो है या देयताएं शब्द जो है पक्ष है, तो उसमें हम यहाँ पे लिखते हैं समता एवं देयताएं। तो पहले ये हेडिंग हो गया, यहाँ पे ये सारे दायित्व पक्ष हमारा आ जाएगा। अब दायित्व पक्ष में सबसे पहला आता है अंशधारक की निधि। अब ये चीज सबके थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी, ये तो समझ में जाएगा, उस नाम याद रखना। ये बात जब हम अंशों का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि आपके 12th में एक चैप्टर अंशों से ऊपर भी है। तो अंश जो होते हैं, अंश पूंजी जिसे कहा जाता है, कंपनी पूंजी के लिए अपने अंश जारी करती है, बाकी हम डिटेल वहां पढ़ेंगे उस चैप्टर में। तो अंश पूंजी जो है, ये सारे अंश जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस वर्ष की जो राशि यहाँ लिख देते हैं, पिछले वर्ष की यहाँ पे लिख देते हैं। बस अब अभी तो इस चैप्टर में नाम याद रखना। पहला हो गया अंश पूंजी, उसके बाद है आरक्षितियां एवं अधिशेष। अब ये क्या होते हैं ये भी मैं डिटेल में बाद में, इसके बैलेंस शीट जब पूरा फॉर्मेट हो जाएगा उसके बाद सब चीजें पॉइंट वाइज आपको नोट्स वो भी अवेलेबल कराए जाएंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आरक्षित एवं अधिशेष, इनको रिजर्व भी कहा जाता है। ये आपके 11th में होना चाहिए। तो 11th में चैप्टर है पूरा का पूरा, चैप्टर का बीच में हिस्सा है, और आप 11th में पढ़ सकते थे या पढ़ चुके होते अगर लॉकडाउन वगैरह की प्रॉब्लम ना होती तो। जो आपका कोर्स कटा है लास्ट ईयर, तो उसी में एक टॉपिक ये भी कर रखा, आरक्षितियां एवं अधिशेष। तो क्या होता है ये पूरा डिटेल में, इसको फॉर्मेट के बाद आपको नोट्स में अवेलेबल कराया जाएगा। शॉर्ट में भी बताता हूँ, जैसे गुल्लक होती है ना, गुल्लक में क्या होता है, हम लोग पैसे जमा करते हैं, और किस लिए जमा करते हैं, ताकि कभी कल को जरूरत पड़ेगी तो हम उस गुल्लक से पैसे निकाल लेंगे। कुछ वैसे ही व्यापार के लिए गुल्लक की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे व्यापार जब लाभ कमाता है तो लाभ को अपना यूज कर लेता है, सारा लाभ वो यूज नहीं करता, उनको चाहिए कि कुछ पैसा बचा के रखें कि हो सकता है भविष्य में काम आ जाए, भविष्य में जरूरत पड़ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो गुल्लक बनाते हैं। उस गुल्लक का नाम क्या है, आरक्षित एवं अधिशेष। मतलब क्या हो गया कि वो जितना भी उनका प्रॉफिट है, कुछ हिस्सा वो काम में लेते हैं और कुछ यहाँ पर जमा कर देते हैं, और ये जमा कर दिया पैसा ये आगे फिर काम में आ जाता है। तो एक तरीके से यूं मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म में गुल्लक हुई। तो गुल्लक में जैसे पैसा बचा के रखा जाता है, वैसे ही व्यापार के लिए किसमें रखा जाता है, रिजर्व। रिजर्व मतलब शेष रख लिया इन्होंने, बाद में कभी भी जरूरत के समय ये काम आ सकता है। तो ये आरक्षित है। इसके बाद आते हैं अंश वारंटों के प्रति प्राप्त धन और आवंटन लंबित रहने के दौरान अंश आवेदन धन। ये आपको जो शेयर वाला चैप्टर है तब बताएंगे। बाकी आपके 11th में, अभी सॉरी 12th में ये इतना काम नहीं आता बैलेंस शीट में। वैसे भी आपको मैंने बता दिया है कि हमें यह बैलेंस शीट बनानी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर अभी तो सिर्फ हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि बैलेंस शीट या ये तुलन पत्र होता कैसा है। तो सबसे पहले आता है समताएं एवं देयताएं, जिसके अंदर ये सारी चीजें आने वाली है। अंशधारक की निधि, नाम याद रखना, अंशों से रिलेटेड होती है, शेयर से जुड़ी। उसमें सबसे पहला पॉइंट है अंश पूंजी, दूसरा आरक्षितियां एवं अधिशेष। ये दोनों चीजें हमारे काम आएगी, मतलब इनके नाम हमें बात बात सुनने को मिलेंगे। बाकी अंश वारंटों के प्रति प्राप्त धन और आवंटन लंबित रहने के दौरान अंश आवेदन, इनको देख लो एक बार, ये दोबारा काम नहीं आने वाला आपके लिए अभी 12th में। तो आरक्षितियां मतलब ध्यान रखना, गुल्लक होता है, गुल्लक नहीं होता, गुल्लक की तरह होता है, जहां व्यापार का सारा हम जो लाभ कमाते हैं, कुछ हिस्सा अपने प्रयोग कर लेते हैं, कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचा के रख लेते हैं, भविष्य में कोई जरूरत पड़ गई तो ये सारी चीजें यहाँ तक होती है। आप लोग इसको उतार लीजिए, पढ़ते हैं आगे। और अगली चीज पे देखते हैं। तो शुरू की दो चीजें हो गई हमारी, अंशधारकों की निधि और आवंटन लंबित रहने के लिए अंश आवेदन। अब तीसरा जो पार्ट है हमारा, तीसरा पॉइंट है हमारे दायित्व। अभी हम बात कर रहे हैं दायित्वों की। तो लायबिलिटीज में तीसरा पार्ट है गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व जिसमें आते हैं दीर्घकालीन ऋण या ऋण पत्र। अभी आते हैं इसके ऊपर।
उसके साथ देखिए चौथा चालू दायित्व। चालू दायित्व इनको बोला जाता है करंट लायबिलिटी। तो देखिए तीसरा पॉइंट है गैर चालू दायित्व और चौथा पॉइंट है चालू दायित्व। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्ट में इतना सा बता देता हूं। ऐसे दायित्व मतलब आप जानते हैं जिनको पैसा हमें चुकाना है, जिन पैसों को हमें चुकाना है, तो ऐसे दायित्व जिन्हें 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है वो सब कहलाते हैं हमारे चालू दायित्व। और ऐसे दायित्व जिन्हें 1 साल के बाद यानी दीर्घ काल के लिए चुकाना है वो कहलाता है गैर चालू दायित्व। तो ये दोनों में बीच फर्क समझ में आया? चालू दायित्व का मतलब क्या हुआ? 1 साल के अंदर अंदर जो पैसे चुकाने हैं, और 1 साल से ज्यादा समय वाले उनको बोलेंगे गैर चालू दायित्व। अब एक दोनों को देखते हैं। तो गैर चालू दायित्व में आएगा दीर्घकालीन ऋण। ऋण मतलब पता है आपको, लोन ले रखा है, तो दीर्घकालीन का मतलब जो 4-5 साल में हमें चुकाना है। तो नाम से ही पता चल रहा है दीर्घकालीन, तो ये आ गया गैर चालू दायित्व। उसके बाद ऋण पत्र। तो जैसे अंश होते हैं वैसे ऋण पत्र होते हैं। कंपनी ऋण पत्रों को जारी करती है और बदले में ऋण लेती है। ये भी पूरा का पूरा चैप्टर है हमारे 12th के अंदर, तो इसको भी वहां पे डिस्कस करेंगे। तो दो हो गए हमारे गैर चालू दायित्व में, दीर्घकालीन ऋण और ऋण पत्र। ये हमें 1 साल के बाद लंबी अवधि में चुकाते हैं। उसके बाद आती बात चालू दायित्व की। हम नाम सबको पता है कि चालू दायित्व का मतलब क्या हो गया? वो दायित्व जिन्हें 1 साल से कम की अवधि में चुकाना है। तो यानी कि ये 1 साल के अंदर अंदर हमें चुकाना है। अंग्रेजी में इनको बोला था करंट लायबिलिटी। तो चालू जो शब्द है उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं करंट। तो ये करंट लायबिलिटी वो होती है जिनको 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है, और नॉन करंट लायबिलिटी जिनको लंबे समय में चुकाना है। तो इसकी जो चालू दायित्व मैंने आपको बताया, हमने क्या अलग से पूरा डिस्कस करेंगे इसको आगे। तो पूरी 8-10 चीजों की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी आपको उसमें। अभी शॉर्ट देख लेते हैं कि कुछ जो मोर इंपॉर्टेंट है। करंट लायबिलिटी में क्या आ गया? अल्पकालीन ऋण, यानी कि छोटा अवधि का ऋण। अगर मान लो 4-5 साल के लिए लिया है बड़ी अवधि के लिए, तो आएगा गैर चालू दायित्व में। और 1 साल से कम की अवधि के लिए लिया है तो वो अल्पकालीन ऋण हो जाएगा। व्यापार देय। व्यापार देय में 2 चीजों को शामिल किया जाता है। एक होता है हमारा लेनदार, जिससे हमने उधार माल खरीदा है तो इसे चुकाना है, और दूसरा देय विपत्र। देय विपत्र क्या होता है मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा बाद में। ये भी एक चैप्टर है पूरा। अब वो लॉकडाउन में आपके लास्ट ईयर कोरोना की वजह से कट गया, तो आखिरी चैप्टर आपको याद है 11th के अंदर वो देय विपत्रों को लेकर ही था। तो देय विपत्र मतलब वैसे मैं शॉर्ट में इतना सा बता देता हूँ। हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो एक पर्ची साइन करके देते हैं कि हम 3 महीने बाद 6 महीने बाद उससे पैसे चुका देंगे, तो देय विपत्र होता है। अब साल भर से कम की अवधि के लिए होता है अधिकतर 3 महीने 6 महीने, तो लेनदार या देय विपत्र जिसके पैसे हमें चुकाने हैं। तो ये हो गया अल्पकालीन ऋण, ये देय विपत्र और लेनदार, यानी जिसको मिला के बोलेंगे हम व्यापार देय। अन्य चालू दायित्व, और भी कोई चालू दायित्व, छोटा मोटा लोन वगैरह, किसी चीज का हमें पैसा चुकाना है, यानी कुल मिलाकर इसके अंदर वो चीजें आएगी चालू दायित्व में जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पैसा चुकाना है। अल्पकालीन उपबंध। उपबंध मतलब होता है आयोजन भी बोलते हैं इन्हें। तो आयोजन क्या होता है कि जैसे मान ले हमें कोई हानि होने वाली है, उसके लिए हम छोटा सा भी से पैसा जोड़ना, हमें पता है कि 8 महीने बाद एक हानि होने वाली है, नुकसान होने वाला है। मेरी एक मशीन है, खराब हो गई, अभी ठीक ठाक है, पर ये 7-8 महीने बाद इसको रिपेयर की जरूरत पड़ेगी, सर्विस की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं अभी से पैसा उसके लिए इकट्ठा करना शुरू कर देता हूँ तो उसको बोला जाता है अल्पकालीन उपबंध। तो हम किसी हानि के लिए पैसा जोड़ लेते हैं या प्रोविजन बना के थोड़ा बहुत पैसा अलग से निकाल लेते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बार बार ये बात कि आपको हमें पूरा रट्टा नहीं मारना है यहाँ पे, सिर्फ आपको समझना है कि ये चीजें क्या होती है। यहाँ इस चैप्टर के अंदर सिर्फ थ्योरी के छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी सिर्फ आपको समझाना है कि नॉर्मल ये बैलेंस शीट या तुलन पत्र ऐसा होता है। आगे के चैप्टर में जब आप बनाओगे तो जो गैर चालू दायित्व है वो 3rd नंबर में यहाँ पर आएंगे और चालू दायित्व यहाँ पे आएंगे। और गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व में अंतर क्या होता है सबको पता है। गैर चालू दायित्व वो होंगे जो 1 साल से अधिक अवधि के लिए चुकाए जाते हैं, जैसे ऋण, दीर्घकालीन ऋण या ऋण पत्र। और चालू दायित्व क्या होते हैं? वो होते हैं जिन्हें 1 साल के पहले चुकाना है, साल भर पूरा होने से पहले, जिसमें अल्पकालीन ऋण या लेनदार वगैरह। लेनदार आप जानते ही हो, पढ़ाई 11th में, जिससे हम उधार माल खरीदते हैं। आप किसी से खरीदते हैं तो वो 2-4 महीने में पैसा मांगेगा या 2-5 साल बाद, स्वाभाविक बात है 2-4 महीने में पैसा मांगेगा। तो साल भर के अंदर जो पैसा चुकाना है वो क्या हो गया हमारा चालू दायित्व। तो ये हमारा पूरा पक्ष हो जाता है दायित्व पक्ष। आप जानते हैं बैलेंस शीट के 2 पक्ष होते हैं, एक देयता है या दायित्व और दूसरा संपत्ति। तो दायित्व पक्ष में ये सारी चीजें आती है, उसके बाद फिर नीचे इसके ठीक नीचे फिर बनता है संपत्ति पक्ष। तो ये पूरे दायित्व हैं, इनको किसी को उतार लीजिए, फिर आगे बात करते हैं संपत्ति। दायित्वों के बाद अब बारी बात आती है एसेट्स की, संपत्ति की। संपत्ति में देखो ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, सिर्फ 2 ही पक्ष हैं।
तो परिसंपत्तियां, इसमें से 2 पॉइंट है, पहला गैर चालू संपत्तियां और दूसरा चालू संपत्तियां। अब जैसे चालू दायित्व के और गैर चालू दायित्व थे, वैसे ही चालू संपत्ति और चालू गैर चालू संपत्तियां। कहने का मतलब से इतना है, शॉर्ट में समझ लो, 1 मिनट में, 1 लाइन में, जो संपत्तियां साल भर के अंदर जिनसे हमें पैसा मिल जाता है वो कहलाती है चालू संपत्तियां, और वो संपत्तियां जिन्हें 1 साल से ज्यादा अवधि तक यूज किया जाता है, उनसे 1 साल से अधिक अवधि में पैसा मिलता है, उनको बोला जाता है गैर चालू संपत्तियां। जरा देखते हैं फटाफट से। तो गैर चालू संपत्तियों में क्या आएगा? स्थायी संपत्तियां जो लंबे समय तक चलती है। जैसे स्थायी संपत्तियों में भी, इनको भी हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। तो स्थायी संपत्तियां जैसे मान लो भवन हो गया, बिल्डिंग हो गया, मोटर कार हो गया, मशीन होगी, ये लंबे साल तक चलती है, कई 2-5 साल तक चलेगी, और लंबा भी चल सकती है। प्लांट हो गए, जो बड़े बड़ी फैक्ट्रियां लग रही है, तो ये लंबे अवधि तक चलते हैं, इनको बोलते हैं स्थायी संपत्तियां। ये गैर चालू संपत्तियों में क्यों आते हैं? क्योंकि 1 साल से ज्यादा अवधि तक ये काम में आते हैं। इनको हम 2 भागों में बांटते हैं, मूर्त संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां। मूर्त मतलब वो जिन्हें देखा जा सकता है, जैसे बिल्डिंग है, इसे देखा जा सकता है। भवन हो गया, मशीन हो गई, देखा जा सकता है। मोटर कार, गाड़ियां वगैरह ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं हम, तो जिन्हें देखा जा सकता है वो कहलाती है मूर्त संपत्तियां। अब अमूर्त संपत्ति वो होती है जो दिखती नहीं है। जैसे ट्रेडमार्क होता है ना, आपने एप्पल का फोन यूज करा है, देखा है, तो उसमें एप्पल का जो लोगो होता है वो क्या होगा? उनकी संपत्ति, उसकी वजह से उनकी बिक्री बढ़ती है, तो वो क्या कहलाती है? उनकी ट्रेडमार्क, अमूर्त संपत्ति, ख्याति, गुडविल। ये आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे हम। तो गैर चालू संपत्तियों में क्या हो गया? एक तो होगी स्थायी संपत्ति जो लंबे समय तक यूज की जाती है, दूसरा निवेश। निवेश मतलब जब व्यापार कहीं पे पैसा लगाता है, तो व्यापार कहीं पे पैसा लगाता है लाभ कमाने के लिए, उसे बोला जाता है निवेश। और वो 2-4 महीने के लिए नहीं लगा रहा, लंबी अवधि के लिए लगा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? निवेश। तो गैर चालू संपत्तियों में 2 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, स्थायी संपत्तियां और निवेश। फिर आती है बात चालू संपत्तियां। अब तक आप सबको क्लियर हो चुका है कि चालू संपत्तियां मतलब वो संपत्तियां जिनमें 1 साल से अंदर अंदर हमारे पास पैसा आ जाए, तो उनको अंग्रेजी में बोला जाता है करंट एसेट्स। चालू संपत्ति को बोला जाता है करंट एसेट्स और चालू दायित्व को बोला जाता है करंट लायबिलिटी। तो चालू संपत्ति वो है जिसमें 1 साल के अंदर अंदर हमारे पास पैसा आ जाएगा। चालू निवेश कोई 2-4 महीने की छोटी अवधि के लिए निवेश कर रखा है, वो हो गया। रोकड़ तो रोकड़ ही है, वो तो हमारे पास पड़ा है। और बाकी संपत्ति तो वो है जो साल भर के अंदर हमें पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड पैसा है, तो ये तो चालू संपत्ति होनी है। रहती है स्टॉक, स्टॉक को कभी बेच सकते हैं, साल भर के अंदर ही बेचेंगे। अगर कोई दुकान वाला स्टॉक लेके आता है माल का, तो 5-10 साल बाद थोड़े ना बेचेगा, इसी उस साल बेचेगा वो, तो वो रहती है स्टॉक, चालू संपत्ति में आ गए। अल्पकालीन ऋण, आप सोचोगे ऋण तो यार दायित्व होना चाहिए। ये अल्पकालीन ऋण मतलब हमने किसी को उधार दे रखा है, ऋण दे रखा है, तो किसी को हमने 2-4 महीने के लिए उधार पैसे दे दिए, बदले में बाद में उससे ब्याज भी लेंगे, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? संपत्ति। व्यापार प्राप्य, व्यापार प्राप्य मतलब 2 चीज आती है, देनदार जिसको हमने उधार माल बेच रखा है, पैसे वसूलेंगे उससे बाद में, और प्राप्य विपत्र, तो जो BR हम जिसकी बात करते हैं, तो अभी बताया था मैंने आपको कि लास्ट ईयर वो चैप्टर आपके कट चुका है, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चालू संपत्ति ऐसा नहीं कि 5-6 हैं, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, ये आपको अलग से सेंड करी जाएगी ग्रुप पे। तो ये पूरी लिस्ट, वो चालू संपत्तियां मतलब वो होंगे जिन्हें साल भर के अंदर अंदर हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गैर चालू संपत्तियां वो होते हैं जिन्हें 1 साल से अधिक अवधि लगती है, वो अधिक समय तक यूज की जाती है। तो ये 2 ही चीजों में पूरी संपत्तियां हिस्से को बांटा जाता है, एक गैर चालू संपत्ति और एक चालू संपत्ति। दायित्व में थोड़ी लंबी लिस्ट हो जाती है। तो ये ओवरऑल पूरा मोटा फॉर्मेट था तुलन पत्र का या बैलेंस शीट का। फिर से एक बार बता दूं, 12th में राजस्थान बोर्ड के कोर्स में हमें इसमें से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करना है, हमें सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि तुलन पत्र इस तरीके का होता है। तो बाकी सारे चैप्टर में जब हम तुलन पत्र बनाए तो इस तरीके का बनेगा। और जहां राशि की बात आती है वहां 2 कॉलम होते हैं, एक वर्तमान वर्ष के लिए और एक गत वर्ष के लिए। आई होप ये तुलन पत्र का फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।